तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एपिसोड। और हम थोड़ा पीछे जो भी हम लोगों ने जो पढ़ा है एपिसोड नंबर 16, उसमें जो पढ़ा है ना, उसको हम थोड़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने 2D में वेक्टर को डिटरमाइन किया था, वेक्टर कैसे लिखा जाता है इसका डिटरमाइन किया था। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा लिखते हैं यहाँ पर। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं आपका। देखो, ये आपका XY कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है, और इसमें ये पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर है, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो वो X1 और Y1 है। ये आपका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं। तो जो पॉइंट P है, पॉइंट P उसका जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है वो क्या था, वो जानते हैं ना। इस ओर हमने एक यूनिट वेक्टर I माना था X डायरेक्शन में, और Z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर Z माना था, जो मेनली X और Y एक्सिस की डायरेक्शन बताते हैं। तो जो OP वेक्टर था, P वेक्टर, जिसका कोऑर्डिनेट X1 और Y1 है, यानी इसको आप एक अगर आप R1 लिखना चाहें तो R1 लिख लीजिए। तो R1 जो था उसको हम लिख सकते हैं X1, क्योंकि उसका X एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट X1 है, तो X1I और प्लस Y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट उसका Y1 है, तो Y1J। ये था हमारा पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। हमने अच्छे से इसके बारे में पहले वाले एपिसोड में बताया है। और अगर आप इसका X एक्सिस से आप इसका एंगल डिटरमाइन करना चाहें, मान लो θ1 है, तो tan θ1 इक्वल टू Y1 अपॉन X1। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से जब आप प्रोजेक्शन डालेंगे ना, ऐसे 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 यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी X1 और ये डिस्टेंस होगी आपकी Y1। तो ये जो OP वेक्टर निकला, यानी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है ना, OP वेक्टर, और इसका हमने एक नाम दे दिया R1। तो R1 वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, और R1 की जो वैल्यू है वो होती है √X1 स्क्वायर और प्लस Y1 स्क्वायर। R1 कह लो या R1 वेक्टर का मॉड, मतलब कि OP या आप OP कह सकते हो, मतलब O से P की लेंथ, वेक्टर की लेंथ यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया मान लो, तो R1 का मॉड लिख सकते हो। या केवल R1, ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, मतलब केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो होगी √X1 स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो X1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस Y1 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब कि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये किसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। समझ में आया? X1 क्या है? X1 उसी वेक्टर का, उसी पोजीशन वेक्टर का X कंपोनेंट है, मतलब X के लॉन्ग, और Y1 Y के लॉन्ग कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने अभी समझाया था आपको पिछले एपिसोड में, जस्ट रिवीजन करा रहे हैं Q, और उसका मान लो कोऑर्डिनेट 2D में, अभी हम 2D का ही समझा रहे हैं। 2D में X2 Y2 है, तो इस पॉइंट Q का जो आपका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये वाला। ठीक है, इसको भी थोड़ा डॉट डॉट से बना देते हैं, थोड़ा इसलिए कि हम आगे PQ वेक्टर के बारे में भी आपको समझाएंगे, और जो कि हम पिछली बार भी बता चुके हैं, अब की बार भी हम बता रहे हैं।
R1 वेक्टर ये R2 वेक्टर, तो OQ जिसको आप R2 वेक्टर लिख सकते हो उसको आप लिख सकते हो x2i प्लस y2j, जहाँ पर x2 ये है, यहाँ से अगर आप इस पर प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये आपकी डिस्टेंस x2 आ जाएगी, और यहाँ से आप डालेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी y2 आ जाएगी, जानते हैं ना। तो ऐसे लिख सकते हो, यानी कि i जो x2 है वो पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर क्या है, OQ है पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और x2 y2 उस x और y एक्सिस के लॉन्ग उसके कंपोनेंट हैं जहाँ, और R2 का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें या केवल OQ लिखें, यानी केवल उसकी लेंथ की लंबाई, यानी केवल वेक्टर नहीं, केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो हो जाएगी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और वो बिल्कुल उसी तरह x2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही इसको चेक कर रहे हैं। ये तो थे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर P और Q के, ठीक है। और अगर हम P और Q को ऐसे सॉलिड लाइन द्वारा, इसे सॉलिड लाइन से मिला देते हैं तो ये PQ एक लाइन बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट लाइन, जो कि स्वयं में एक सेल्फ वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो PQ आप जानते ही हैं, PQ क्या निकलेगा, PQ निकलेगा जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया, पिछले वाले, PQ निकलेगा आपका x2 माइनस x1 इन i और प्लस y2 माइनस y1 j, जहाँ पर x2 माइनस x1 ये PQ है, तो x2 माइनस x1 यानी केवल x2 ये था, x1 ये था, तो x2 माइनस x1 ये बचा, और ये y1 था, ये y2 था, तो y2 माइनस y1 ये बचा था। मतलब PQ वेक्टर का x और y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, इसको आप PQ जो PQ वेक्टर है उसका x एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर और इतने को, और इसको आप PQ वेक्टर का y एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर ऐसे करके आप भी लिख सकते हैं, या PQ वेक्टर किसी भी वेक्टर को उसके x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट i और y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट j करके आप भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई भी वेक्टर, जैसे कोई भी जनरल वेक्टर, मान लो जैसे हम a वेक्टर उसका नाम देते हैं, तो a वेक्टर को आप लिख सकते हैं a वेक्टर का कंपोनेंट, न्यूमेरिकल कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस i और उसका न्यूमेरिकल कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस और आगे j, जहाँ पर i और j यूनिट वेक्टर अलोंग x और y हैं जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ax और ay x और y एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पर वापस आते हैं। अगर कोई पॉइंट है, कोई वेक्टर बना रहे हैं हम 2 पॉइंट से, यानी उसके हेड और उसके टेल से, तो PQ वेक्टर जो है हमारा, उसमें P टेल है, Q हेड है, P से शुरू हो रहे हैं, Q की ओर जा रहे हैं, x1 y1 उसका टेल है और Q x2 y2 उसका हेड है। तो PQ वेक्टर को हमेशा लिखेंगे हम यही x2 माइनस x1 i और प्लस y2 माइनस y1 j। इसको आप ऐसे अगर लिखना चाहो x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j, ऐसे भी लिख सकते हो। PQ वेक्टर है, वेक्टर चल रहा है, लेकिन ये x2i प्लस y2j क्या है, ये है OQ, यानी PQ वेक्टर इक्वल टू OQ और x1, ये देखो OQ वेक्टर x2i और y2j, और OP वेक्टर x1i और y1j। तो इसकी जगह पर OQ और इसकी जगह पर OP वेक्टर। यानी कि अगर हमें कोई वेक्टर निकालना है
कोई वेक्टर निकालना है और उस वेक्टर के आपको टेल, यानी जहाँ से उस वेक्टर की बिगिनिंग हो रही है, जहाँ से उस वेक्टर की शुरुआत हो रही है वो पॉइंट पता है, यानी आपको टेल पता है। और जहाँ हम जा रहे हैं, जिस ओर हेड कर रहे हैं, जहाँ उसका हेड है Q, उस पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर पता है, उस पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर पता है तो आप वो वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे कि वो वेक्टर होगा हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। P से Q की ओर गए तो PQ वेक्टर आएगा आपका, टोटल PQ वेक्टर इक्वल टू Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी PQ वेक्टर और आ जाएगा आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे भी कर सकते हो। ये थोड़ा R1 R2 आप मत याद करो, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि अगर हम एक वेक्टर बना रहे हैं और उस वेक्टर का हमें टेल का और हेड का, अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता है हेड टेल पॉइंट का और हेड पॉइंट का, अगर दोनों का हमें पोजीशन वेक्टर पता है, यानी टेल मतलब P का पोजीशन वेक्टर, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और फाइनली हेड यानी Q का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पता है, तो हम उस टेल और हेड को जब ज्वाइन करेंगे तो जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर होगा उसी हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझ गए? और यहाँ से आप समझ ही गए हैं। अच्छा, अगर कोई वेक्टर मान लो जैसे यही है PQ वेक्टर आपने निकाल लिया था, तो PQ वेक्टर निकाला था तो आपने क्या निकाला था? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। ये i के लॉन्ग कंपोनेंट यानी x एक्सिस के लॉन्ग PQ का कंपोनेंट और z और y एक्सिस के लॉन्ग PQ का कंपोनेंट, बिल्कुल वही PQ वेक्टर i के और j के लॉन्ग उनके न्यूमेरिकल वेक्टर हैं। तो पूरा जो PQ जो वेक्टर का जो मॉड यानी PQ वेक्टर की जो वैल्यू जो आएगी, यानी केवल PQ अगर बात करें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर, यानी किसी भी वेक्टर का अगर उसका i कंपोनेंट यानी x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट दिया है और j कंपोनेंट यानी y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट दिया है, तो उस वेक्टर की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें तो वो होगा अंडर रूट x एक्सिस के लॉन्ग वाला कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस y एक्सिस के लॉन्ग वाला कंपोनेंट का स्क्वायर। ये उसका क्या होगा? ये उसका होगा मॉड। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, और ये जो वेक्टर जो PQ था उसका x एक्सिस के अलोंग अगर एंगल ये थीटा हो तो थीटा क्या आएगा? tan थीटा इक्वल टू ये लेंथ, तो ये है तुम्हारी y2 माइनस y1 और अपान ये लेंथ x2 माइनस x1। और y2 माइनस y1 क्या है? किसी भी वेक्टर का y कंपोनेंट, यानी अगर हमको कोई वेक्टर इस टाइप का दिया हुआ है, कोई वेक्टर i और प्लस j में, यानी x कंपोनेंट के x एक्सिस के कंपोनेंट में और y एक्सिस के कंपोनेंट में, तो हम उसका एंगल निकाल लेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे ये y कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है। तो अगर हमको कोई वेक्टर दिया है a वेक्टर इक्वल टू axi प्लस ayj, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ax तो न्यूमेरिक स्केलर है, ay भी स्केलर है, यानी x एक्सिस के कंपोनेंट और y के कंपोनेंट का दिया है, तो x एक्सिस से उसका जो एंगल होगा वो होगा अपॉन ax, ये
tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट ए वाई अपॉन ए एक्स, ऐसे भी निकाल सकते हो। या और अगर आपको और थोड़ा अच्छे से जानना है और आपको एंगल निकालने हैं तो यहाँ पे देखो, ये तो अभी आपने tan थीटा में निकाला, tan थीटा। अगर कोई बोले कि जस्ट उसका साइन कॉस में निकालो, तो साइन कॉस में क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू, वहाँ से देखो साइन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान पी क्यू, यानी y2 माइनस y1 अपान अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर साइन थीटा है ना। और इसी प्रकार कॉस थीटा आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 अपान पी क्यू और x2 माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी कि अगर आपको वेक्टर इस टाइप में दिया हो, a वेक्टर इक्वल टू axi प्लस ayj, अभी हम 2D बता रहे थे तो उसी में बता रहे हैं अभी हम, तो axi प्लस ayj अगर ऐसा कोई आपको वेक्टर लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका जो कॉस थीटा होगा वो होगा कितना, ax अपॉन a का मॉड और ax अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सिमिलरली उसको आप साइन थीटा में लिखेंगे तो उसका y कंपोनेंट आ जाएगा। अभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये तो था हमारा 2D मतलब 2D में कैसे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और कैसे दो मतलब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पॉइंट को के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट के वेक्टर को यानी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और किसी वेक्टर को 2 पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम 3D पर आते हैं। एक्चुअली हमारा सारा जो वेक्टर अलजेब्रा है इस क्लास में या आगे भी वो सब 3D में है, ठीक है, 3D में। तो हम 3D में ही बात करेंगे, ठीक है। जस्ट 2D इसलिए हमने आपको समझाया कि आपको एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो अब हम आते हैं 3D पर। 3D को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने रूम के एक कॉर्नर में जाइए, जो आपका कमरा है उसके कॉर्नर में जाइए। तो आपके कॉर्नर में ऐसा आपका कॉर्नर होगा रूम का, इस टाइप का। ऐसा ही तो होता है, एक ये दीवार होती है, इधर दीवार होती है, नीचे फर्श होता है। आप अपने रूम का कॉर्नर देखिए, तो आप अपने कमरे में जाइए, उसका एक कॉर्नर देखिए कमरे का, तो वहाँ पर दीवारें ऐसी होती हैं, एक दीवार इधर से आती है, एक दीवार उधर से आती है। ये हाइट की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये फर्श है, फ्लोर। ये तो आपको दिखती ना, 2 वॉल्स एंड 1 फ्लोर। और इन सब के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होता है। फ्लोर का जो कॉर्नर देखेंगे ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो 3D का मतलब होता है, 3D स्पेस मतलब वो स्पेस जिसमें वॉल्यूम होता है, जिसमें वॉल्यूम, कमरे में वॉल्यूम होता है, रूम में वॉल्यूम होता है। इसीलिए एक्स वाई प्लेन और इनटू जेड एक हाइट भी देते हैं। हाइट प्लेन से बनता है एरिया, और एक और एक्सिस जो परपेंडिकुलर होती है वो उसको हाइट की ओर लेकर जाती है। तो जब एरिया में हाइट जब मल्टीप्लाई होता है तो एरिया इंटू हाइट तो वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम को बोलते हैं 3D स्पेस, यानी वहाँ कुछ आ सकता है। वॉल्यूम
एरिया नहीं, एक्स वाई जैसे हम बता रहे थे ना इसके पहले, वो प्लेन चीज़ें थी, एरियल जैसे कागज़, जैसे फर्श, केबल। जैसे यहाँ एक फर्श की बात करेंगे तो 2D, एक वॉल की बात करेंगे 2D। लेकिन ये अगर पूरा चीज़ लें यानी एक्स वाई और जेड, उसमें एक एक्सिस को मान लेते हैं एक्स, दूसरे को वाई और एक और होती है जेड। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। आप कमरे में जाकर, कोने में जाकर देख सकते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। कमरा ऐसा होता है। तो कोई भी वॉल 2 डायमेंशनल होती है और पूरा जो रूम होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं। कोई भी एक्सिस को आप एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं। हमने ऐसे लिखा, आप चाहें तो इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि हमने इधर एक्स माना है तो हम इसको फिर ध्यान में रखना। पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप ध्यान में रखिए, बस यही है। 3 एक्सिस हैं, 3 एक्सिस हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। यही होता है आपका 3D स्पेस। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा दिखाते हैं हम। अच्छा, मान लो हमने थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लिया एक्सिस, इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया। ठीक है, तो जो वॉल आप रूम में जाकर देखिए, या जो प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर जो वॉल बनी होती है उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। जो अब जैसे ये फ्लोर है, मान लो फर्श कमरे का नीचे वाला, ये दोनों दीवारें हैं, वॉल, ये फ्लोर है, तो इसको बोलेंगे जेड वाई प्लेन और इसको बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। ये 3 प्लेन होते हैं। 2 एक्सिस, जिस एक्सिस से बना होता है ना वो प्लेन, उसी को उसी एक्सिस के बेसिस पर बोला जाता है। अगर वो जो प्लेन है, ये जो दीवार है, आप ना ये जो रूम में ये जो दीवार है जिसको आपने एक्स और वाई मान रखा है, तो आप उसको एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपने रूम के कॉर्नर में जाकर आप इमेजिन कर सकते हैं अच्छे से। जो वॉल, आप उसमें से कोई भी 3 एक्सिस जो हैं, हाइट और ऐसे ऐसे, आप एक्स वाई जेड कोई भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर जो वॉल और जो फर्श आपकी जो एक्सिस लेकर बनी है वो उनके प्लेन कहे जाते हैं। जैसे ये जो आपका जो मान लो ये फर्श है कमरे की, कोने की, ये जो कमरे की जो फर्श है, ये जेड और वाई एक्सिस से मिलकर बनी है। आपने जेड और वाई मान लिया तो इसको बोलेंगे जेड वाई प्लेन। ठीक है, तो ये तो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए कि 3D सिस्टम में 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। ठीक है, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं और 3 प्लेन होते हैं। और 3 प्लेन होते हैं जो उन एक्सिस जिनसे वो मिलकर प्लेन बने होते हैं, जिनसे वो कंटेन होते हैं, उसी के नाम पर कहे जाते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग ऐसे उसको डिफाइन करते हैं। मैं तो ऐसे लिखता हूँ एक्स वाई और जेड एक्सिस, ऐसे बनाता हूँ। ये आपका 3 डायमेंशनल आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये सब एंगल 90 हैं। वो देखने में भले लग रहे हैं उनकी 90 नहीं है, लेकिन ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ही होती हैं। तो ये हो गया आपका वाई एक्स प्लेन, और ये हो गया आपका जेड, ये जो प्लेन है ये हो गया जेड एक्स प्लेन, और ये जो प्लेन इधर का है ये वाई जेड प्लेन है। एक बार आप रूम में कोने में जाके रूम का जो कॉर्नर है उसको आप देखकर ज़रूर समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने 2D बहुत अच्छे से समझ लिया था ना। अब हमको 3D में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लो कि ये 3D सिस्टम है, वहाँ पर केवल एक्स वाई था, यहाँ हमने जेड एक्सिस ले लिया है। 3D सिस्टम है, जैसे वहाँ एक्स और वाई डायरेक्शन को हम आई और जे से रिप्रेजेंट करते थे। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो डायरेक्शन केवल रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे x की ओर हमने यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन, मेनली उसकी डायरेक्शन है तो i रिप्रेजेंट करता है, और y एक्सिस की ओर हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर z एक तीसरी जो एक्सिस हम और ऐड करते हैं उसको हम k से रिप्रेजेंट कर देते हैं। k कैप, i कैप और j कैप। i कैप x एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, y कैप y एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और k कैप z एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमने एक k कैप बढ़ाया यानी कि z डायरेक्शन बढ़ाई। ठीक है, प्लेन के साथ हम हाइट भी दे रहे हैं। 3D तो लेकिन अभी आपने जो 2D जो पढ़ा है ना पूरा 2D, उससे आपको इसमें बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि इस 3D स्पेस में एक पॉइंट है ये P, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, y और x1, y1, z1 मान लो, x1, y1 और z1, x1, y1 और z1। यानी अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 हैं तो इसका मतलब है कि P का x एक्सिस पर x के अलॉन्ग कंपोनेंट है x1, y के अलॉन्ग कंपोनेंट है y1, और P पॉइंट से है ना, और z के अलॉन्ग x कंपोनेंट है आप उसका प्रोजेक्शन z1। ये आपका ओरिजिन है O, तो आप इस पॉइंट का O से पोजीशन वेक्टर, पॉइंट शब्द सुनिएगा, पॉइंट वर्ड पॉइंट, तो पॉइंट P का O के रिस्पेक्ट में, यानी O से जब हम चलते हैं, O से टेल लेकर और पॉइंट P को मिलाते हैं, यानी पॉइंट P हेड की ओर जाते हैं, तो जो OP वेक्टर होता है हमारा, ये जो OP यानी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O, तो हमने पहले ही बताया है पीछे की तरह, ये क्या होगा, ये होगा P माइनस हेड माइनस टेल, तो ये O तो 0 0 ही है, तो x1 माइनस 0i प्लस y1 माइनस 0j प्लस z1 माइनस 0k। तो OP वेक्टर आपका आया, यानी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन x1 i प्लस y1 j प्लस z1। बिल्कुल जैसे हम 2D में पढ़े थे वैसे ही अब 3D शुरू है। ठीक है, और ये एक पॉइंट Q ले लेते हैं जिसके पोजीशन वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट वो x2 y2 और z2 है। तो अब P और Q को मिला देते हैं तो PQ एक वेक्टर हुआ, लेकिन जब हम Q को इस ओरिजिन से मिलाते हैं, इस ओरिजिन से, तो ये पॉइंट Q का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O पोजीशन वेक्टर पॉइंट फिर से वर्ड सुनिएगा, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन OQ कितना आएगा, x2 माइनस 0i प्लस y2 माइनस 0j प्लस z2 माइनस 0k, और x2i प्लस y2j प्लस z2k। ये हैं पॉइंट P और पॉइंट Q के पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जहाँ P और Q के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और x2 y2 और z2। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, ये तो हो गए हमारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर OP OQ, लेकिन OP और OQ वेक्टर, लेकिन हमें चाहिए पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों को मिलाने वाला वेक्टर, यानी PQ वेक्टर चाहिए हमको। PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये है हमारा वेक्टर, ये तो हमारे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर थे, ये अब हमको वेक्टर निकालना है PQ 2 पॉइंट से मिलकर बना है P और
क्यू, जहाँ P टेल है और Q हेड है, वो चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं पिछली वाले एक मतलब 2D से, जब हमने 2D से सीखा था बेसिक, कि पी क्यू को आप लिख सकते हो हेड वाला पोजीशन वेक्टर यानी Q और माइनस P वाला पोजीशन वेक्टर। पी क्यू यहाँ टेल P Q हेड, इसका ये वेक्टर होगा पॉइंट Q यानी हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट वेक्टर हैं, ये पूरा वेक्टर है। तो ये हो गया आपका OQ माइनस OP। OQ भी पता है, OP भी पता है, ये देखो OP पता है, ये OQ पता है। तो आप जब रखेंगे तो ये आ जाएगा x2i माइनस प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k और x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ये आ गया आपका PQ। अगर कोई बोलता नहीं नहीं हम अब यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं, हम PQ नहीं जाना चाहते, हम QP निकालना चाह रहे हैं, मतलब Q को हम मानेंगे टेल, हम Q से शुरू करेंगे और P की ओर आएंगे, तो भैया बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। यहाँ पर टेल का काम कर रहा है यानी शुरुआत का काम कर रहा है Q और अब हेड की ओर जा रहे हैं P। सीधा देखो डायरेक्शन भी बदल गई, उधर हम x एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बना रहे थे, अब हम x एक्सिस से नीचे यानी नेगेटिव एंगल बना रहे हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो अगर कोई हमसे बोले QP निकालो, मतलब अभी हमने PQ निकाला अब QP निकालो, तो QP आपका आएगा OP यानी हेड। अब हम हेड मान रहे हैं P और शुरुआत कर रहे हैं Q से। तो जैसे यहाँ PQ था आपका OQ माइनस OP, पॉइंट Q का ओरिजिन से रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर और पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ हम लिखेंगे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर माइनस OQ का पोजीशन वेक्टर, और ये आ जाएगा x1 माइनस x2i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2k। देखो अंतर है, PQ इतना और QP ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर यहाँ पर गेम खेल देंगे। पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट के हैं वो गेम खेल देंगे पूरे वेक्टर के लिए। PQ वेक्टर के लिए पहले पॉइंट Q माइनस पॉइंट P, यहाँ पर हेड और टेल का गेम बदल गया ना, तो वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के कोई भी वेक्टर डिफाइन नहीं होता। तो PQ अगर ऐसा है तो QP ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ से आप समझ रहे हैं कि ये जो PQ वेक्टर है, ये जो I के पहले जो लिखा हुआ है ये PQ वेक्टर का x के लॉन्ग कंपोनेंट है, ये J ये y के लॉन्ग कंपोनेंट है यानी y, और ये K यानी z के लॉन्ग कंपोनेंट है। तो जनरली हमारा जब कोई भी वेक्टर लिखा जाता है, थोड़ी देर के लिए मान लो हम लिख दें जैसे m वेक्टर, कोई भी वेक्टर का नाम हो तो उसका एक x कंपोनेंट होता है जो I के लॉन्ग होता है, एक y कंपोनेंट होता है जो j के लॉन्ग होता है, और एक z कंपोनेंट होता है जो कि k वेक्टर के लॉन्ग होता है। ये जनरल फॉर्म होता है वेक्टर। जैसे 2D में था वैसे 3D में। 3D में वेक्टर कोई भी जब लिखते हैं, कोई भी वेक्टर, तो उसके 3 कंपोनेंट लिखते हैं, I, J और K कंपोनेंट। ये तो डायरेक्शन हो गई, और उनके अलॉन्ग उनकी वैल्यू mx x के अलॉन्ग वैल्यू या x के अलॉन्ग कंपोनेंट, J यानी y तो my J y के लॉन्ग कंपोनेंट, और K यानी z एक्सिस तो mz z के लॉन्ग कंपोनेंट। ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो ये जनरल फॉर्म है। अच्छा, तो अगर हम निकालें, अब यहाँ पर देखो वही
3D में, 2D में 2 पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस पता था, तो 3D में ज़रा 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल वैसे ही PQ, यो PQ की वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड वही जैसे वहाँ था तो वैसे यहाँ भी x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर और z2 माइनस z1 स्क्वायर। लेकिन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्या है? x, y और z के लॉन्ग उनके कंपोनेंट। तो सेम देखो यहाँ पर जनरल फॉर्म, जैसे ये x2 माइनस x1 कंपोनेंट था भाई, किसी भी वेक्टर जैसे PQ था तो आपने उसको x2i और y2 माइनस ये इस फॉर्म में लिखा था ना, i j k के फॉर्म में, तो उसका जब मैग्नीट्यूड निकाला तो आपने ऐसे निकाला। तो सेम जब कोई वेक्टर इस फॉर्म में लिखा होता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है यानी जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होती है अंडर रूट वही x का कंपोनेंट यहाँ mx, तो mx स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट my स्क्वायर और ये mz स्क्वायर। ऐसे हम निकालते हैं किसी भी जनरल वेक्टर दिया गया हो, कोई भी जनरल फॉर्म, उसका नेट मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ, उस वेक्टर की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड। तो ये तरीका होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इतना आपको तो बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा मैग्नीट्यूड निकालने तक। आगे चलें? चले आगे ना, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और जनरल फॉर्म देखते हैं। तो इसको m में नहीं लिखते हैं तो थोड़ा और आसान कर देते हैं, a वेक्टर में लिखते हैं ना। a वेक्टर m थोड़ा नहीं कहीं यूज होता है लिखने में, a अक्सर यूज होता है। तो a x i, a y j और a z k, ऐसा ही तो लिखा रहता है, ठीक है। अब देखो, जब तुमने PQ वेक्टर निकाला था यानी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर निकाला था, तो x एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन था ये i कंपोनेंट, y एक्सिस के लॉन्ग था ay और z एक्सिस के ये था। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तभी आपने निकाल ही लिया है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इसको और एक फिगर बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, x y z। एक बार मन हो मतलब ज़्यादा टेंशन ना लो, थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं लेकिन इसको थोड़ा इतना टेंशन ना लो, एकदम आसान सी चीज़ है। तो ये इसका पॉइंट है, ये इनिशियल, ये मतलब हेड, ये टेल वो हेड, ऐसे। तो ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका आप जानते ही हैं कंपोनेंट क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी ax। तो x एक्सिस से उसका जो एंगल जो बनेगा x एक्सिस से ओनली, केवल x एक्सिस से, मान लो बन रहा है थीटा x, केवल x एक्सिस से, तो कॉस, ये थीटा x मान लो बन रहा है, तो कॉस थीटा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ax अपॉन a वेक्टर का मॉड, क्योंकि ax तो x के लॉन्ग कंपोनेंट है, और ये देखो, और ये a मॉड टोटल लेंथ है, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस आएगा, यानी ax अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सेम वे अगर वही वेक्टर y एक्सिस से थीटा y एंगल बना रहा है, अभी ये तो जैसे हमने एग्जांपल लिया x एक्सिस से, सामने बोर्ड, चूँकि बोर्ड भी तो 2D है ना, तो x एक्सिस को दिखाना आसान है। अब मान लो यही जो वेक्टर है, ये देखो y से भी हम दिखा सकते हैं, ये मान लो है थीटा y, तो
कॉस थीटा वाई इक्वल टू दिस, यानी वाई पर प्रोजेक्शन अपॉन टोटल, तो ए वाई अपॉन ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। और अगर वही एंगल जेड एक्सिस से थीटा जेड एंगल बना रहा हो तो कॉस थीटा जेड इक्वल टू ए जेड अपॉन टोटल वेक्टर का मॉड, यानी ए जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो हम लोगों ने 3D में सीखा, ये तो सीखा ही कि कैसे 2 पॉइंट को मतलब यूज करके पोजीशन वेक्टर या वेक्टर डिटरमाइन करते हैं, ये तो सब सीख ही लिया। साथ में ये भी सीखा हम लोगों ने जनरल फॉर्म, कि कोई भी वेक्टर जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो आई जे के फॉर्म में दिया रहता है। जैसे यहाँ हमने सिर्फ बताया, जैसे एग्जाम्पल के लिए एम वेक्टर या कोई भी वेक्टर हो, जैसे ए वेक्टर भी, या यहाँ कर लो तो यहाँ कर लो, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। जनरली हम लोग जो हम लोग अपनी ये कक्षाओं में जो पढ़ते हैं ना, वहाँ पर कोई वेक्टर इसी फॉर्म में दिया रहता है। इस फॉर्म में देने का मतलब है कि वो बता रहा है कि एक्स आई डायरेक्शन, यानी एक 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन है एक्स वाई जेड, जिसमें आई डायरेक्शन यानी जिसको हमने एक्स माना है उसके अलॉन्ग उस वेक्टर का कंपोनेंट, उसकी वैल्यू, वेक्टर तो ए है लेकिन आई डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ए एक्स, वाई डायरेक्शन में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ए वाई, और जेड डायरेक्शन में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ए जेड। तो टोटल जो वैल्यू होगी जो वेक्टर की वो होगी ये, टोटल जो वैल्यू टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी वेक्टर की होगी वो होगी ये। सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिखी थी, यहाँ हमने बस m लिख दिया एक ही जगह पर। और वो वेक्टर जो a है वो x, y और z से कितना एंगल बना रहा है, यानी थीटा x, थीटा y, थीटा z, वो हम यहाँ से तीनों से निकाल लेते हैं, तीनों से निकाल लेते हैं। तो इस तरह हम 3D में वेक्टर को बहुत ढंग से समझ चुके हैं। अब इसका हम सिर्फ यूज करेंगे आगे चैप्टर्स में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, जो ये टोटल जो वेक्टर है, मतलब ये जो वेक्टर है अपना ए वेक्टर, जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा था ना थीटा एक्स एक्सिस से ओनली, तो उसका जो ये जो कॉस होता है ना, ये कॉस थीटा एक्स, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। फिर थीटा वाई जो एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से, तो ये कॉस थीटा वाई जो है उसको वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं ए वेक्टर का, और सिमिलरली इसको जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द ए अलोंग जेड एक्सिस ये बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो कॉस थीटा एक्स है इसको एल लिखते हैं स्मॉल, इसको स्मॉल एम लिखते हैं, और इसको स्मॉल एन लिखते हैं। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ स्मॉल एल क्या है, कॉस थीटा, स्मॉल एल क्या है, कॉस थीटा एक्स, वेयर थीटा एक्स इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये है थीटा एक्स। थीटा वाई एंगल मेड फ्रॉम द वाई एक्सिस ऑफ दैट वेक्टर, ओके। तो सिमिलरली कॉस थीटा जेड, इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, ठीक है। जरा एक चीज़ और आप देखियो, जरा इनका स्क्वायर करके देखो, कॉस थीटा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस थीटा वाई स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा जेड स्क्वायर, यानी
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉस थीटा एक्स को हमने एल लिखा है ना, तो इतना लिख देंगे। इधर करो तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, इसका स्क्वायर, तो ये केवल रूट केवल हट जाएगा। फिर कॉस थीटा वाई का जब स्क्वायर लिखोगे तो ए वाई स्क्वायर, ये ए वाई स्क्वायर अपॉन, ये बस रूट हट जाएगा स्क्वायर होने पर, और कॉस थीटा जेड स्क्वायर, तो ये ए जेड स्क्वायर अपॉन, ये बस रूट हट जाएगा। तो जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन, और ये बॉटम तो सबके सेम ही है, तो बस केवल रूट हट जाएगा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा इक्वल टू 1। यानी जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आया उसकी वैल्यू होगी 1, यानी कॉस थीटा स्क्वायर कॉस थीटा एक्स स्क्वायर कॉस थीटा वाई स्क्वायर कॉस थीटा जेड स्क्वायर, इन सब का सम आएगा 1। डायरेक्शन कोसाइंस जो होती हैं उनका जो स्क्वायर सम होता है वो होता है 1। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ज़्यादा अभी लोड नहीं लेना है, ये सब हमने आपको उसी में बता दिया है। आपका ध्यान बस इस पर होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एल एम एन, जिनसे हम डायरेक्शन निकालते हैं वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस से, कि वो वेक्टर कितना कितना एंगल बना रहा है, इससे उसकी डिटरमाइन करते हैं ना उसकी एक्चुअल डायरेक्शन। और वेक्टर दिया हो तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट दिए हों तो इस तरीके से निकालते हैं पॉइंटों में, किसी भी पॉइंट की पोजीशन आपको निकालनी आ ही गई है, ओरिजिन से निकालते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब प्रॉपरली 3D वेक्टर्स का यूज करना जारी रखेंगे। आपको 3D वेक्टर समझ में आ गया, उनकी कैसे उनको अंडरस्टैंड करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोर्स कंटिन्यू रहेगा 3D में, अब आपको आएगा मज़ा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।